जय हिंद दोस्तों। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2026 के लिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट 7। और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग करेंगे 20 प्रश्न। और लास्ट डे हमारा जो है प्रैक्टिस सेट आ गया था, प्रैक्टिस सेट 6। लगभग 1000 लोगों ने देखा है। आप सभी लोग जो लोग नहीं देखे हैं सभी लोग जाकर के देख लीजिएगा। और आपको बता दें कि आपका परीक्षा का डेट जो है घोषित हो गया है। 22 तारीख को आपका परीक्षा है मार्च में। उम्मीद करेंगे सभी लोग जो है तैयारी में जुड़ गए होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट और सारे प्रश्न को क्लियर करते हैं। पहला सवाल है फ्रेंड्स यहाँ पर 91। प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन ए में है दहन, शोषण, नाइट्रोजन की ऑक्साइड निर्माण और प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए 91 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। देखिए जब हरे पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करके वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं एवं ये जो है ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सवाल क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण है जिसमें ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं होता है। अगला सवाल करेंगे हम लोग। आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये जो हमारा वीडियो है डेली मॉर्निंग में 7 बजे आता है जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट झारखंड उत्पाद सिपाही का। अगर यदि आप लोग डेली देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी जड़ जो है या फिर कौन सी जो है जिसमें है जो जड़ में जड़ नहीं पाई जाती है, कौन सी जड़ नहीं पाई जाती है या फिर नहीं खाई जाती है। 92 नंबर का देखिए हम लोग करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन डी। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा है ना कि जो गेहूं जो है ये गेमिनी कुल के अंतर्गत आने वाला एक बीजपत्री पादप है। क्या है? गेहूं जो है एक बीजपत्री पादप है और इसके बीज का जो है एंडोस्पर्म को खाया जाता है और इसकी जड़ को नहीं खाई जाती है, जबकि अन्य विकल्पों के जड़ खाई जाती है। समझ गए? तो यहाँ पे क्या था ना, ये पाई जाती जो लिखी है ना ये गलत है, यहाँ पे होगा खाई जाती है। क्या होगा? खाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ है जिसकी जड़ जो है नहीं खाई जाती है। समझ गए? तो गेहूं जो है इसकी जड़ हम लोग नहीं खाते हैं, मूली जड़ ही है, गाजर जड़ ही है और टेपियोका ये भी जड़ के अंतर्गत ही आता है, जबकि गेहूं जो है एक बीजपत्री है और इसमें जड़ को नहीं खाया जाता है। इसीलिए हम लोग आंसर क्या करेंगे? गेहूं को करेंगे। क्लियर हो गया? देखिए बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे जो बहुत बार आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, बहुत लोग आप लोग जानते भी होंगे। समझ गए? 93 देखिए पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न रूप में जाना जाता है। जो पत्तियां जो होती हैं उसके सतह पर जो मौजूद होते हैं बहुत ही सूक्ष्म छिद्र, मतलब कि जो एकदम छोटा छोटा जो छिद्र होते हैं वो निम्नलिखित में से निम्न रूप में से जाना जाता है। उसको किस और अन्य रूप में जाना जाता है। तो 93 का देखिए हम लोग क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन बी करेंगे, रंध्र। इसको रंध्र के रूप में जाना जाता है। पौधों में जो है पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र कणिका रचनाएं होती हैं जिन्हें रंध्र या फिर अस्टोमेटा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंध्र या फिर अस्टोमेटा, ऐसे लिखाएगा अस्टोमेटा। ठीक है, अस्टोमेटा भी कहा जाता है। समझ गए? और ये जो रंध्र हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण तो करते ही हैं, साथ ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को भी आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित करते हैं, जिसके फलस्वरूप होने वाली जल की हानि को सीमित किया जाता है। समझ गए? तो ये जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है इन सभी चीज़ों के लिए। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 94 सवाल क्या है थोड़ा सा समझिएगा कि एक व्यक्ति जो है ठहरे हुए जल में एक नाव पर खड़ा है। कोई व्यक्ति है जो ठहरे हुआ जल है, बिल्कुल शांत जल है, उस नाव पर खड़ा है। यदि वह जो है तट की ओर चलता है तो नाव जो है खाली स्थान क्या होगा? तो ऑप्शन ए में देखते हैं हम लोग पहले कि नाव जो है तट से दूर होती जाएगी, ऑप्शन बी में है पलट जाएगी, ऑप्शन सी में है तट की ओर चलेगी और ऑप्शन डी में है डूब जाएगी। तो देखिए 94 का हम लोग क्या आंसर करेंगे? तट से दूर होती जाएगी। अब ये तट से दूर क्यों होती जाएगी इसका थोड़ा सा लॉजिक आप समझिएगा। कोई भी जो है स्थिर जल में स्थित नाव अगर यदि खड़ा है और व्यक्ति यदि तट की ओर चलता है तो वह जो है आगे की ओर बढ़ता है। क्या होता है? वह जो है आगे की ओर बढ़ता है। अतः प्रक्रिया स्वरूप एक बल जो है नाव पर पीछे अर्थात तट से दूर की ओर लगता है, जिसके कारण नाव तट से दूर होती जाएगी। क्या होती जाएगी? नाव जो है तट से दूर होती जाएगी। समझ गए? तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। समझ गए? नहीं समझे तो फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो सारे प्रश्न समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। एक ही सवाल में ज़्यादा टाइम देंगे हम लोग तो टाइम ज़्यादा खराब होगा। देखिए ध्वनि तरंगें खाली स्थान होती हैं। जो ध्वनि तरंगें होती है वो क्या होती हैं?
तो ध्वनि तरंगे जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग आंतरिक तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे जो होती है अनुदैर्ध्य आंतरिक तरंगे होती है। तो ऑप्शन बी हम लोग सही कर देंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 96 सवाल ने पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है समावयवी है। समावयवी, निम्नलिखित में से कौन से समावयवी हैं। तो देखिए 96 का हम लोग क्या आंसर करेंगे। 96 का हम लोग आंसर करेंगे ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन। क्या करेंगे, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो है ये समावयवी हैं। अब ये इस तरह से क्यों है, तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो है संरचनात्मक समावयवी हैं और इनके रासायनिक गुण जो है एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ब्यूटेन में 4 कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में बंधे होते हैं, जबकि आइसोब्यूटेन जो होते हैं इसकी संरचना शाखा युक्त होती है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये क्या है, कौन से समावयवी हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए 97 हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो हरित गृह गैसों का जो है पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है। 97 का आंसर हम लोग करेंगे बढ़ता है। जब ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। इसमें जो है सर्वाधिक उत्सर्जन जो होता है CO2 का होता है, N2O का होता है, CH4 का होता है, CFC वगैरह का होता है, ठीक है, वाष्प का होता है और ओजोन आदि करती है। तो हम लोगों को सवाल का आंसर करना था कि हरित क्रांति गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है, बढ़ता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेंगे। अगला सवाल देखिए 98 आसान सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। देखिए इस तरह के सवाल को हमेशा आधी करना पड़ता है, इसमें समझने का कोई लॉजिक रहता नहीं है। तो 98 का हम लोग क्या आंसर कर देंगे, कोपरनिकस। कोपरनिकस ही थे जिन्होंने सर्वप्रथम ये बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। बाद में जो है इसको केपलर ने ग्रहों के कक्षीय चाल पर संबंधित नियमों का प्रतिपादन कर दिया। समझ गए। तो हम लोग को जब भी सवाल ये पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कोपरनिकस ही करेंगे। 99 देखिए जब पानी में इनो साल्ट डाला जाता है, जो इनो साल्ट होता है जब उसको पानी में डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं, उसका कारण क्या है। तो देखिए 99 का जो हम लोग आंसर करेंगे, इसका आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन बी CO2 गैस। ठीक है, क्या है कि जब इनो जो है नमक पानी में घुल जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन होता है, जो गैस के बुलबुले जो है पैदा करते हैं। समझ गए। तो इसके लिए जो है इसका जो कारण होता है वो CO2 गैस ही होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है डायनासोर थे। डायनासोर का कहानी तो आपको पता है कि बहुत पुराने थे। ठीक है, तो डायनासोर थे, तो डायनासोर क्या थे, डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। क्या थे, मेसोजोइक सरीसृप। थोड़ा सा अगर आप इसको समझिएगा तो डायनासोर का युग भी आप समझ जाइएगा। हम आपको बताते हैं। देखिए मेसोजोइक युग जो है डायनासोर का युग होता है या फिर डायनासोर का युग था, और यह जो है लगभग ध्यान दीजिएगा 250 से लेकर के 65 मिलियन साल, 250 से लेकर के 65 मिलियन साल पहले लगभग 180 वर्ष तक चला था। और इस युग में जो है 3 प्रसिद्ध काल शामिल हुआ, जिसे कहा गया ट्रायसिक। जिसको क्या कहा गया, पहला कहा गया ट्रायसिक, दूसरा कहा गया जुरासिक और तीसरा कहा गया क्रेटिसियस काल। ठीक है, और 3 काल में इसको बांटा गया। आप लोग जुरासिक तो देखे होंगे, जुरासिक काल है कि नहीं। जुरासिक काल आप लोग नहीं देखे होंगे तो आपको एक मूवी का नाम बता देते हैं, जुरासिक पार्क 1, जुरासिक पार्क 2, जुरासिक पार्क 3। इसमें सब में जो है डायनासोर के बारे में बताया गया है, डायनासोर के बारे में बताया गया। आप इस मूवी को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शायद हॉलीवुड मूवी है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला जानवर निम्नलिखित में से कौन था। जो अंतरिक्ष पे गया और जानवर था, और इसका नाम क्या था, कौन सा जानवर था। 101 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा कुत्ता, और इस कुत्ता का नाम था लाइका। क्या था, लाइका इसका नाम था। और ये जो है सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था, जो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला जानवर बना था, लाइका कुत्ता था। समझ गए। अगला सवाल की ओर बढ़े, 102 नंबर सवाल है कि खारे पानी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। जो खारा पानी, जैसे समंदर का खारा पानी हो गया, वहाँ जो पौधा उगेंगे उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा हेलोफाइट्स। क्या कहा जाएगा, हेलोफाइट्स। ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल 3 नंबर 103 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है या फिर प्राणी जो है
पुष्पीय पादप के परागण में सहायता नहीं करता है? तो 103 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे गोरैया। क्या करेंगे? गोरैया जो है पुष्पीय पादपों के लिए परागण या फिर कारक कहिए फिर कर्मक कहिए के रूप में कार्य नहीं करती है। समझ गए? तो चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए बायोलॉजी से सवाल आपको बहुत तरह तरह के अलग अलग तरह के पूछे जाएंगे, हालांकि उतना टफ नहीं रहेगा, इसी तरह का स्तर आपका रहेगा परीक्षा में। तो जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही फायदा होगा। और अगर यदि फ्रेंड्स आप डेली जो है हमारा सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो मॉर्निंग में सुबह में हमारा वीडियो कितना बजे आता है? सुबह में आता है 7 बजे। कितना बजे? सुबह में 7 बजे। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यदि आप 7 बजे नहीं भी देख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका जो चैनल पर जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, यूट्यूब पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, वहां से क्लिक करके आप आराम से देख सकते हैं। और शाम में डेली हमारा झारखंड जीके का और जीके जीएस का सवाल और इसका प्रैक्टिस सेट आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हाइड्रोजन के जलने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन अगर यदि जलता है तो क्या बनेगा? तो हम लोग इसका क्या आंसर करेंगे? 104 नंबर का बी करेंगे, पानी बनेगा। कैसे बनेगा? तो देखिए हाइड्रोजन जो है बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकता है। यदि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो वह जो है ऑक्सीजन के साथ में प्रतिक्रिया करेगा, और जब ऑक्सीजन के साथ में प्रतिक्रिया करेगा तो जल का निर्माण कर देगा। समझ गए? तो हाइड्रोजन के जलने से क्या बनेगा? जल बनेगा, बनेगी पानी बनेगा। क्लियर हो गया? 105 नंबर सवाल पूछ रहा है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई तक उठाया जाता है, कोई वस्तु है जिसको पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो उसकी गुरुत्वाकर्षण स्थिति जो है ऊर्जा का क्या होगा? तो 105 नंबर का हम लोग सही आंसर करेंगे। यह जो है बढ़ता है। क्या हो जाता है? यह जो है बढ़ता है। देखिएगा, जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण संभावित ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक संभावित ऊर्जा होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बढ़ जाती है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 106 नंबर सवाल है कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार है? 106 नंबर का हम लोग करेंगे राइबोसोम। क्या करेंगे? राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। और प्रोटीन संश्लेषण के लिए सेलुलर संरचनाएं हैं जहां अमीनो एसिड जो है, अमीनो अम्ल जिसको हम लोग कहते हैं, अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन बनाने के लिए एक साथ जुड़े होते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार है? राइबोसोम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। 107 नंबर चले। देखिए, किस छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? अब कोई पेड़ जो है बहुत ऊंचा है, ठीक है, बहुत ऊंचा है, या फिर कोई भवन जो है बहुत ऊंचा है, तो यहाँ पर जो है कौन सा दर्पण की सहायता से जो है संपूर्ण प्रतिबिंब जो है देखा जा सकता है पूर्ण लंबाई का? अब 107 नंबर का हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन बी करेंगे, उत्तल दर्पण। 107 नंबर में ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। छोटे उत्तल दर्पण में किसी ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब हम लोग देख सकते हैं। क्लियर हो गया? लॉजिकल सवाल था ये। 108 नंबर सवाल देखिए, किसी व्यक्ति को परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। किसी पढ़ लिया ना, 21 होगा। कौन सा व्यक्ति है जिनको परमाणु संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? 108 नंबर का नील्स बोर। सही उत्तर ऑप्शन ये। नील्स बोर को है परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर करने तथा हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझने के लिए नील्स बोर ने मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे बोर का परमाणु सिद्धांत कहा गया। और इसके नाम पर ही बोर का परमाणु सिद्धांत रखा गया, क्योंकि इनका नाम था नील्स बोर, और नील्स बोर को ही जो है नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल है 109 नंबर, 110 नंबर। निष्क्रिय फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन में रूपांतरण के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? 109 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन सी, थ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन, सॉरी। निष्क्रिय फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन में रूपांतरण के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? थ्रोम्बिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य के लिए इष्टतम ध्वनि स्तर क्या है? तो 110 नंबर का हम लोग करेंगे 60 dB। dB का मतलब क्या होगा? डेसिबल।
हम लोग जो ध्वनि जो सुनते हैं वो डेसिबल में इसको मापा जाता है। तो अगर यदि हम लोग बात करें कि सामान्य बातचीत में औसत ध्वनि जो है स्तर कितना होता है, 60 dB होता है, यानी कि 60 डेसिबल होता है, और यह जो है मानव कानों के लिए उपयुक्त होता है। लेकिन जैसे ही 60 डेसिबल से ऊपर होता है, जैसे 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि कान की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। कितना से अधिक डेसिबल अगर यदि रहे तो 80 डेसिबल से अधिक रहे तो मनुष्य की जो कान की जो कोशिका है इसको नुकसान पहुंच जाता है। समझ गए? तो आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट कौन सा देखें? 7। अगला प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे 8। आपको 8 नंबर का प्रैक्टिस सेट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। आपका सहयोग से हमारा रोजी रोटी चलेगा, नमक रोटी आपके सहयोग से खाएंगे। जय हिंद, जय भारत।